आपके एनालिसिस सर क्या कहते हैं? इस वक्त हम सुबह से जो मामला देख रहे हैं और जिस तरह की गर्मजोशी भी नजर आ रही है और जिस तरह के ब्रेक्स भी नजर आ रहे हैं, टी ब्रेक भी है, लंच ब्रेक भी है, डिनर ब्रेक भी है, तो मलिक साहब आपको लगता है कि आज की तारीख में हम किसी कंक्लूजन में या किसी एक ऐसे कॉमन ग्राउंड पर पहुंचेंगे, या आपको लगता है कि मामला कल भी चलेंगे? चलने चाहिए, कल भी चलने चाहिए, इवन मंडे को भी चले जाएं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पूरी उम्मीद ये रहना चाहिए कि जब ये कंक्लूड करेंगे तो कुछ बुनियादी प्रिंसिपल्स के ऊपर इत्तेफाक राय होगा। बाकी डिटेल्स उसकी चाहे महीने चलती रहे, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स अगले अगर 24 से 48 घंटे में उसके ऊपर इत्तेफाक राय करके जेडी वैंस भी और कालीबाब साहब भी उठते हैं तो मेरे ख्याल में दोनों का कदकाठ सियासी मैदान के अंदर काफी बढ़ जाएगा और अपने अपने मुल्कों की बड़ी खिदमत करेंगे। दोनों मुल्क इस जंग को ज्यादा देर चलाने की पोजीशन में नहीं है। अमेरिका जो है वो बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है और ईरान के अंदर जितनी तबाही हो चुकी है उसको भी इससे निकलना चाहिए। तो अल्लाह करे कि गुड सेंस प्रिवेल करे और जब आप टॉक्स के लिए आते हैं तो थोड़ा बहुत नरमी पैदा करके एक दूसरे को गुंजाइश देनी होती है। तो जितनी मर्जी बातचीत में टफ पोजीशंस लें, लेकिन थोड़ी थोड़ी दोनों साइड कंसीड करती हैं, फिर गुफ्तगू आगे चलती है। तो मैं काफी पुरुमीद हूँ कि ये मामला किसी हल की जानब जाएंगे। वो कल जाते हैं या परसों जाते हैं, ये मेरे ख्याल में उससे ज्यादा जरूरी है कि मामला आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। लगता ही है कि मामला आगे बढ़ इन अ पॉजिटिव वे बढ़े हैं आगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। ये भी फरमाइए कि हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, आपकी राय मेरे लिए बड़ी अहम है कि मैं इस पर भी आपसे जान लूं कि कहां आपको लगता है, आपके एनालिसिस क्या कहते हैं कि कौन से ऐसे मामलात हैं जहां पर आप समझते हैं कि क्विकली बात बन जाएगी और कहां पर वो मामलात हैं जहां आप समझते हैं कि यहां पर शायद डेडलॉक हो और ये फिर बात आगे बढ़ती जाए? शायद जल्दी में तो किसी एक नुक्ते पर भी बात ना हो सके, क्योंकि जो 10 शराइत ईरान ने रखी और जो 15 नुकात अमेरिका के, अब तो वो पब्लिक डोमेन में है सारी बातें जी। तो मेरा तो ख्याल है कि 2-3 बुनियादी नुकात हैं जिसके ऊपर इन्हें पहले सबसे कोशिश करनी चाहिए कि इत्तेफाक राय हो जाए। एक तो ईरान का मुतालबा कि जंग बंदी मुस्तकिल होनी चाहिए। अमेरिका को कोई हक नहीं पहुंचता कि हर 6 माह बाद आ जाए। जून में इन दोनों मुल्कों ने, इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया था और उस वक्त भी दावा किया था कि हमने एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया, तो आप क्या करने आए हैं। तो उसको मुस्तकिल जंग बंदी के लिए एक वाजे किस्म की गारंटीज मिलनी चाहिए। दूसरा, ईरान चाहेगा कि उसके ऊपर जितनी बैनुल अक़वामी सैंक्शंस हैं वो सारी सैंक्शंस का खात्मा किया जाए। अभी ये खबर थोड़ी देर पहले इंटरनेशनल मीडिया से, रॉयटर्स से रिलीज हुई कि जो उसके एसेट्स फ्रीज किए गए हैं कतर और दीगर ममालिक में, उसको अनफ्रीज कर दिया जाएगा। तो ये अच्छी बिगनिंग होगी। इसी तरीके से अमेरिका के हवाले से देखें तो अमेरिका चाहेगा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से एक जामिया मुआहदा तय पा जाए। ओमान में जो टॉक्स हुई थी उसमें काफी पेशरफ्त हुई थी, लेकिन बातचीत के दरमियान में इसराइल ने हमला करके तो सारी प्रोसेस का बेड़ागर्क कर दिया था। मुझे लगता है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर गुंजाइश देगा और बड़ी फराख दिली से देगा कि सिवाय सिविल न्यूक्लियर यूज के अलावा बाकी एटमी हथियार वो नहीं बनाएगा। इसके ऊपर खामेनेई साहब जो शहादत पा चुके हैं, खामेनेई साहब का एक फतवा भी 2004 का मौजूद है, तो ईरानी लीडरशिप उसी को बुनियाद बना के दोबारा मुआहदा कर सकती है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ थोड़ा सा एक थॉर्नी इशू हो सकता है। वो ईरान चाहता है कि वो उसका स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल रहेगा। अमेरिका चाहता है कि उसका भी थोड़ा अमल दखल हो जाए। तो अगर तो वो फ्री पैसेज हो जाता है जिस तरह पहले था 28 फरवरी से पहले, अगर वो सिचुएशन बैक टू 27 फेब पे चली जाती है तो फिर तो मेरे ख्याल में काफी मामला हल हो जाएंगे, नए दावे किए बगैर, नए क्लेम किए बगैर। लेकिन अगर कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने की कोशिश करें तो उस पर मामला फंस सकते हैं। लेकिन उसका तरीका ये होगा कि ईरान को दीगर इश्यूज पे गुंजाइश दे दें, दोबारा हमला नहीं होगा, सैंक्शंस खत्म हो रही हैं, आपके जो एसेट फ्रीज थे वो रिस्टोर कर दें, रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस के लिए उसका रास्ता खोल दें, तो फिर शायद हॉर्मुज़ के ऊपर भी ईरान को गुंजाइश देते हुए ज्यादा एतराज नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। फैसल साहब आप ये फरमाइएगा सर, जिस तरह से मलिक साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, एक सवाल फिर यहाँ पर ये भी बनता है कि अगर ईरान जो पहले ही जो अमेरिका की तरफ से मुतालबात थे या जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो ईरान ऑलरेडी अब बता चुका था कि हम तो इस हद तक आ गए हैं कि कोई बड़ी पेशरफ्त हो जाएगी। वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से भी क्लियर बता चुका था। फिर जिस तरह से आयतुल्लाह खामनेई शहीद का जो फतवा मौजूद है, अब उस हवाले से भी वो बड़ा अपनी एक राय रखता है। लेकिन आज जब ये 30-40 दिन की जंग चली, एक बड़ी तबाही हुई, उनकी जो मेन लीडरशिप थी, टॉप लीडरशिप थी, उसके बहुत बड़ा नंबर उनको एलिमिनेट कर दिया गया, तो क्या आज भी वही सिचुएशन है और आज भी बात वहीं से शुरू होगी जहां दोहा मुज़ाकरात में मामलात रुके थे, या फिर अब ये नए सिम्त से शुरू हो गई बात सारी? जी किरण, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, बहुत सारे मामला तो पहले तय भी हो चुके हैं और अगर मैं 2015 में आपको ले जाऊं जब JCPOA साइन हुआ था तो उस
वो मामला तो मेरा ख्याल है कि दोबारा उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ईरान 3.67% एनरिचमेंट पे आ गया था। ईए की रेगुलर इंस्पेक्शंस होती थी, वो वेरीफाई करते थे कि कोई एनरिचमेंट एक्टिविटी नहीं हो रही है, और जो उनका स्टॉक पाइल था वो भी उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था रशिया को। तो ये सब चीजें तो ईरान पहले मान चुका है। अच्छा, 28 फरवरी से पहले भी जो न्यूक्लियर इशू था उस पे बेशतर चीजें सेटल हो गई थी, और 2 मार्च को ये इम्कान था कि जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं दोनों तरफ से वो मिलेंगे और निटी ग्रिटीज को फाइनलाइज कर लेंगे, और फिर जो कमिंग फ्राइडे था उस पे एग्रीमेंट हो रहा था। तो न्यूक्लियर इशू तो ये सब हो चुका था। अच्छा, अब इसमें जो 2 नई चीजें हैं जिन पे मेरा ख्याल है कि ज्यादा फोकस होगा, एक तो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी, जिसकी वजह से 2018 में भी ट्रम्प साहब ने JCPOA छोड़ा था और अभी भी वो उस पे लगे हुए हैं। एक वो चीज और एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अच्छा, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है ये मुझे लगता है कि ईरान का नो गो है, रेड लाइन है। ईरान इस पे नहीं मानेगा, बिकॉज ये उसके डायरेक्टली डिफेंस से लिंक्ड है। अगर वो ये कर लेता है, उसको लिमिट कर लेता है, तो फिर वो वल्नरेबल हो जाएगा बहुत ज्यादा। एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त ट्रांसमिशन हमारी जारी है और सारी दुनिया की नज़रें हैं इस्लामाबाद पर, क्योंकि अब जो एक बड़ी डेवलपमेंट, जो बड़ी हैपनिंग हो रही है, तारीख लिखी जा रही है। ईरान और अमेरिका जिनकी 5 दहाइयों का ये मामला है, कॉन्फ्लिक्ट है, और उसके बाद अभी 40 दिन की एक जंग रही है, और उसके बाद पाकिस्तान में वो मीडिएशन हो रही है। पाकिस्तान में अमन की बहाली, ताल्लुकात की बहाली के हवाले से, मईशत की बहाली के हवाले से काम हो रहा है। तो इसके ऊपर ये तारीख लिखी जा रही है और दुनिया की नज़रें इसके ऊपर हैं। अफसार साहब, हम ब्रेक से पहले बात छोड़कर गए थे, अब आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से फैसल साहब बात कर रहे थे, इसके अलावा दीगर मामलात हैं। तो अब जिस स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर आपको आकर लग रहा है कि अब जो है ना मामलात शायद वहां तक पहुंच गए हैं कि इसी वजह से वो सारी जो बॉडी लैंग्वेज है या जिस तरह के मामलात हो रहे हैं वो बड़ा रिलैक्स आपको फील आ रही है, या आप कह रहे हैं नहीं अभी भी मामलात उसी संजीदगी पर, उसी नौयत पर हैं जहां से शुरू होने थे, या जो पैनिक कल था? आपका संजीदा सवाल है, पहले संजीदा जवाब मैं देता हूं, बाद में पहले एक थोड़ी लाइट बात आपको बता दूं। एक तो मैं वो साथ साथ चैट भी कर रहा हूँ, तो लोग बहुत ज़्यादा मुझसे पूछ भी रहे हैं। एक मसला मेरे दोस्त ने लिखा है कि वो पूछ रहा है कि कोई खबर नहीं आ रही रेड जोन से, और आप हमें खबर बताएं, क्योंकि मैंने ईरानी करेंसी खरीदी हुई है बहुत सारी, तो अगर अकॉर्ड होगा तो ईरानी करेंसी की कीमत ऊपर जाएगी और मैं फायदे में रहूंगा। तो लोगों का, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं खबर में, लेकिन दायरा खबर नहीं आ रही, और इसी वजह से नहीं आ रही। लेकिन इसमें अब संजीदा सवाल जो आपने किया है, और उसका मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि बहुत खतरात है, मुझे तो लग रहा है, मैं समहाउ मुझे खतरात महसूस हो रहे हैं।